नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और मैं मनोज श्रीवास्तव। देशकाल यानी मौजूदा दौर में भारत के हालचाल की पूरी पड़ताल, भारत के अंदर, भारत के आसपास ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देशकाल में हमारी कोशिश रहती है हम आपके लिए उस घटना, उस सूचना को सही से डिकोड करें, उसके हर खास पक्ष को आपके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का देशकाल। देशकाल में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में सरकार और सेना के जुल्म और अव्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी आवाम की बेचैनी की। पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी उथल-पुथल तेज होती नजर आ रही है। देश के अलग अलग शहरों में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता के फैसलों को लेकर जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की निकम्मी शासन व्यवस्था और पाकिस्तानी सेना के सीडीएस आसिम मुनीर के जुल्म से आवाम तंग हो चुकी है। नतीजा ये हो रहा है कि जनता ने सड़कों पर उतरकर सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि सरकार हालात पर नियंत्रण का दावा कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की राजनीति को एक नई दिशा देगा या फिर कर्ज और उधार पर चलने वाले मुल्क को एक और अस्थिरता की ओर बढ़ना पड़ेगा। इन प्रदर्शनों का पाकिस्तान के भविष्य पर कितना गहरा असर हो सकता है, जानेंगे, समझेंगे। देशकाल की दूसरी स्टोरी में आज हम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आई एक घटना की बात करेंगे जिसने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते भयंकर बवाल में बदल गया। आष्टा में हुई इस घटना के दौरान पथराव हुआ और हालात इतने बिगड़ गए कि मामला सांप्रदायिक तनाव की ओर बढ़ गया। इस घटना के बाद हिंदू समाज और हिंदू संगठनों में गुस्सा है। उनका आरोप है कि सुनियोजित तरीके से पथराव किया गया और निर्दोष लोगों के जानमाल को खतरे में डाला गया। इसी के विरोध में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि कानून का डर खत्म होता जा रहा है। पथराव करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी मांग है कि ऐसे तत्वों पर बुलडोजर एक्शन समेत सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस विषय को विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। और देशकाल की तीसरी स्टोरी में बात होगी बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ते कानून व्यवस्था और हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते दमन की। बांग्लादेश से इस वक्त एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। दीपदास की हत्या के बाद अब एक और युवक की हत्या ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए। इन घटनाओं के बाद संबंधित इलाकों में डर और असुरक्षा का माहौल है। अल्पसंख्यक समुदाय में गुस्सा और चिंता दोनों साफ तौर पर देखी जा सकती है, जबकि प्रशासन हालात पर नियंत्रण के दावे कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में नाकाम हो रही है। आज हम आपको बांग्लादेश में भड़की हिंसा और हिंदुओं की सुरक्षा पर अपडेट देंगे और जमीनी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। तो इन तीन बड़े विषयों पर आपके सामने विशुद्ध विश्लेषण रखने जा रहे हैं। बिल्कुल नई जानकारी हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहली स्टोरी से। पाकिस्तान इस समय एक बार फिर गंभीर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की निकम्मी शासन व्यवस्था और पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर के जुल्म से आवाम तंग आ चुकी है। नतीजा ये हो रहा है कि जनता ने सड़कों पर उतरकर सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के कई हिस्सों में सरकार और सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन केवल तात्कालिक असंतोष नहीं बल्कि लंबे समय से जमा होती आ रही समस्याओं की अभिव्यक्ति है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक दमन और लोकतांत्रिक अधिकारों के कथित हनन ने आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। इन प्रदर्शनों में विपक्षी दलों, खासकर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े समर्थकों की सक्रिय भागीदारी साफ संकेत दे रही है कि राजनीतिक संघर्ष अब केवल संसद तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली, कथित फर्जी मामलों को वापस लेना और जनता को आर्थिक राहत देने की है, जो देश में गहराते अविश्वास को ही उजागर कर रही है। यह असंतोष सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता तक सीमित नहीं है बल्कि व्यापक जनभावना का रूप लेता भी दिख रहा है। आज हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरकार और सेना में टकराव के आसार बन रहे हैं और कैसे इन सब के बीच जनता पिस रही है। अब जरा
कुछ तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, समझिएगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों को और समझिए, मेरी बात को सुनिए। कैसे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची जैसे बड़े शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच आम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है और सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए वापस जाओ के लोग नारे लगा रहे हैं। आक्रोशित जनता की ये भीड़ सरकार और जनता के बीच बढ़ती दूरी को भी दर्शाती है। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव और हिरासत में लिए जाने की खबरें भी आई, जो सवाल उठाती हैं कि क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन सही तरीके से साधा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब राजनीतिक असहमति को केवल सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता है तो हालात और जटिल होते हैं। सरकार का यह कहना कि उसकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, लेकिन यह तय है अगर विपक्ष की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में और अस्थिरता बढ़ेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टकराव का रास्ता देश को समाधान की ओर ले जाएगा या संवाद और राजनीतिक समावेश ही स्थायी रास्ता हो सकता है। पाकिस्तान आज उसी निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जिसका समाधान न जनता को बेहाल करने वाली शहबाज सरकार को समझ में आ रहा है और न ही जुल्म के डंडे से जनाक्रोश को शांत करने वाली मुनीर की फौज को ही इसे समझ में आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार अपने मुल्क की जनता को पीने का पानी तक नसीब नहीं करा पा रही है। आप समझ रहे बात को? ऐसी सरकार है तो ऐसे में जनता तो सड़क पर उतरेगी ही, सवाल तो पूछेगी ही। दरअसल पाकिस्तान के सामने पानी का संकट और गहराने वाला है और इसे देश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ भारत ने सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है। आपको याद होगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया। 12 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी पीएम मोदी ने दोहराया कि आतंकवाद और सहयोगी जल बंटवारा साथ साथ नहीं चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अफगान तालिबान नेतृत्व ने कुनार नदी पर डैम और पानी मोड़ने की योजना आगे बना ली है। अब इस दोहरे झटके ने पाकिस्तान की जल सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। खबर है कि इस परियोजना को तालिबान नेतृत्व ने इस्लामाबाद की चिंताओं के बावजूद मंजूरी दे दी है, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई, पीने के पानी और हाइड्रो पावर पर गंभीर असर पड़ना तय है। पाकिस्तान के लिए कुनार नदी बेहद अहम है। करीब 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से निकलती है, फिर अफगानिस्तान के कुनार और नांगरहार प्रांतों से होकर बहती है और दोबारा पाकिस्तान में प्रवेश कर सिंधु नदी प्रणाली में शामिल हो जाती है। काबुल नदी के साथ मिलकर ये उत्तर पश्चिम के पाकिस्तान के बड़े हिस्से के लिए बेहद अहम जल स्रोत है, जो खेती, पीने के पानी और बिजली उत्पादन को भी सहारा देता है। लेकिन अब ये भी संकट में है। कुछ भी करने पर आमादा पाकिस्तान की आवाम आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। जनता शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। ये नौबत तब आई है जब पाकिस्तान के कई इलाकों में 24 घंटे तक बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। लंबे लंबे कट्स लग रहे हैं। आम आदमी तो छोड़िए, व्यापार और उद्योग धंधा सब कुछ ठप होता चला गया है और सरकार केवल डींगे हाँकने में जुटी रहती है। पाकिस्तान में बिजली संकट गहराने के कई बड़े कारण हैं। ये सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि कई आर्थिक, तकनीकी और नीतिगत कमियों का भी मिलाजुला परिणाम है। अब आप समझिए कि आखिर क्यों पाकिस्तान में बिजली की कमी और लंबे लंबे बिजली कट जैसी स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन बिजली उत्पादन और ग्रिड की क्षमता उसकी बराबरी नहीं कर पा रही है। वास्तविक उत्पादन अक्सर क्षमता से बहुत कम है। पावर सेक्टर का वित्तीय ढांचा बेहद कमजोर हो चला है। इसमें बड़े स्तर पर सर्कुलर डेब्ट बढ़ता है, यानी बिजली उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और सरकार एक दूसरे को पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। नई परियोजनाओं में निवेश नहीं हो रहा है। बिजली की लागत बढ़ती जा रही है। इस कर्ज की राशि अब ट्रिलियन तक जा पहुंची है।
पाकिस्तान में हाइड्रो डैम से बनने वाली बिजली का हिस्सा पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन जल स्तर गिरने के कारण ये घटता जा रहा है। इससे महंगी गैस और तेल आधारित बिजली पर ज्यादा निर्भरता बढ़ गई और इसकी लागत भी ऊंची है। ग्रिड में तकनीकी और गैर तकनीकी नुकसान भी काफी अधिक है। कई इलाकों में बिजली चोरी, आउटडेटेड सिस्टम और टूट फूट के कारण 15 से 30% का लाइन लॉस लगातार जारी है। लोग महंगी बिजली कीमतों और कटौती से बचने के लिए सोलर पैनल और बैटरी जैसी खुद की जनरेटिंग सिस्टम भी अब लगाने लगे हैं। नतीजा ये हो रहा है, राष्ट्रीय ग्रिड पर उपभोक्ता कम हो रहे हैं और इससे बिजली ट्रांसमिशन कंपनियां कम राजस्व कमा पा रही हैं और सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान में लंबे समय से बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत महसूस की जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान की निकम्मी सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई है। नीतिगत योजनाओं का सही तरीके से लागू नहीं होना और लॉन्ग टर्म रणनीति की कमी ने भी समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे आजीज आकर जनता सरकार और दमनकारी सेना के खिलाफ लामबंद होने लगी है। आर्थिक दबाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और जन असंतोष, इन सब में तालमेल और संतुलन होना किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। आज जरूरत है इस बात की कि सरकार और विपक्ष दोनों सड़कों की राजनीति से ऊपर उठकर संवाद का रास्ता अपनाएं। जनता की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुनना और ठोस नीतिगत सुधारों के जरिए भरोसा बहाल करना ही स्थिरता और लोकतंत्र को मजबूत करने का एकमात्र रास्ता होता है। लेकिन तख्तापलट, आतंकवाद को पोषण, विरोधियों को कुचलने और दुनिया भर से कर्ज लेकर चलने वाले मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो पाएगा संभव नहीं लगता, जिससे हैरान परेशान जिन्नालैंड की आवाम अब सत्ता की कमान अपने हाथों में लेने के लिए आतुर नजर आ रही है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हालांकि आर्थिक तौर पर स्थिति को लेकर पहले भी आकलन किया जाता रहा है, क्योंकि बार बार कर्ज लेने की खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा सियासी तौर पर जो रंजिश है उसमें भी कोई तालमेल नजर नहीं आता है। संवैधानिक ढांचे के तहत आगे बढ़ने की बात समझ में नहीं आती है और इन सब के बीच पिस रही है आवाम। लेकिन अब प्रियंका, जो स्थिति सामने आ रही है, अब आवाम खुद शायद कुछ तय करने पर आमादा है। बिल्कुल मनोज, देखिए जैसा कि आपने बताया भी, पाकिस्तान में अब रह क्या गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई हो, आतंकवाद हो या फिर कर्ज हो, मतलब हर तरीके से पाकिस्तान इस वक्त हम कह सकते हैं कि पिसा हुआ है। तो पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भविष्य कुछ दिख ही नहीं रहा है पाकिस्तान का। और दूसरी तरफ अब जिस तरह से आवाम भी सड़कों पर आ गई है, तो बहुत अब ऐसे आसार लग रहे हैं, जिस तरह का नेपाल में या श्रीलंका में हमने देखा था प्रोटेस्ट, जेनजी यहाँ पर भी शायद कुछ कर सकती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर जेनजी भी यहाँ पर सड़कों पर आती है ना, तो उसके बाद भी पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प नहीं है। वो क्या जेनजी को जवाब देंगे, क्या वो दिखाएंगे कि हम इस तरीके से आपको बेहतर कर सकते। तो पाकिस्तान में मतलब स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर सकती कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये स्थिति पाकिस्तान की इस वक्त लगी है। बिल्कुल देखना होगा आगे किस तरीके से इस स्थिति को पड़ोसी मुल्क भी आकलन करते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ प्रियंका जी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में भयंकर बवाल हुआ। आष्टा में हुए पथराव ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। हालात ऐसे हुए कि हिंदू संगठनों ने पथराव करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों की मांग है कि पथराव करने वाले लोगों को बुलडोजर एक्शन होना चाहिए उन पर। की सड़कों पर आधी रात को उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। एक के बाद एक कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। उपद्रवियों में न कानून का खौफ दिखा, न बवाल के बाद एक्शन का डर। बीती रात को आष्टा में सड़क से गुजर रही गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पार्वती पुल के पास रेस्ट हाउस के सामने गाड़ियों पर पथराव किया गया। करणी सेना के काफिले पर पथराव के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भीड़ में खड़े लोग अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए पथराव कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पथराव करने वाले लोगों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। ऐसी कार्रवाई चाहते हैं पत्थरबाजों पर। देखिए कैसे घर तोड़ना योगी जी का बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चलता है, मोहन जी का बुलडोजर मध्य प्रदेश में चलना चाहिए। ताकि ऐसी हरकत ना करे अगली बार, इस बार यहाँ पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? जय श्री राम का नारा लगाया तो पत्थर पड़ गए। देखिए पत्थर नहीं, ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम था।
बीती रात को भयंकर बवाल उस वक्त हुआ जब करणी सेना के कार्यकर्ता हरदा में एक प्रदर्शन में गए हुए थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल की तरफ से लौट रहे थे। करणी सेना के कार्यकर्ता हरदा में एक प्रदर्शन में गए थे। इस प्रकार से वहां पर हमारे करणी सैनिकों को घेरा गया, गाड़ियां फोड़ी गई और पहली बात तो 200-250 पत्थर एक जगह कैसे इकट्ठे रह सकते? कैसे घरों से पत्थरों को फेंका गया, मारा गया, अल्लाहू अकबर के नारे गए, नारायण तकबीर के नारे लगाए गए और जिस प्रकार से गलत बोला जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगे, बिल्कुल गलत है। रात को नारेबाजी करते वक्त लोगों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एक के बाद एक 12 गाड़ियों को तोड़ दिया। भीड़ में खड़े लोगों ने एटीएम को भी नहीं छोड़ा, एटीएम को भी तोड़ दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हल्का बल प्रयोग किया गया। इस भारी बवाल के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम कर दिया। पथराव के बाद जिला प्रशासन सतर्क है। पूरे इलाके की चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सीहोर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब रुक करते हैं आज की अगली खबर का। आज की ये खबर सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। आज की ये कहानी उस डर की है जो किसी देश के अल्पसंख्यकों की आंखों में तब उतर आता है जब कानून कमजोर और भीड़ ताकतवर हो जाती है। सवाल सीधा है, क्या बांग्लादेश में कानून का राज बचा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। एक छात्र नेता की गोली मारकर हत्या होती है। राजधानी ढाका से लेकर दूसरे शहरों तक हिंसा फैल चुकी होती है और पुलिस खुलेआम कहती है कि उन्हें हत्यारों के ठिकानों की कोई जानकारी नहीं, यानी सिस्टम अंधेरे में है। इनकलाब मंच जैसे संगठन सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, कट्टरपंथी सड़क पर उतरते हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। ऐसे हालात में इतिहास बताता है कि सबसे पहले निशाने पर अल्पसंख्यक आते हैं और बांग्लादेश में आज वही हो रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता की लड़ाई और कट्टरपंथ की आग में हिंदू समुदाय सबसे आसान शिकार बनता जा रहा है। सवाल यह है कि हालात इतने बिगड़े कैसे? सवाल यह है कि सरकार इन्हें संभाल क्यों नहीं पा रही है या संभालना ही नहीं चाहती है? ये सवाल लगातार बांग्लादेश की सरकार से पूछा जा रहा है। इस अराजकता की सबसे भयावह तस्वीर सामने आती है दीपू चंद्र दास की हत्या में। दीपू कोई नेता नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, वो सिर्फ एक साधारण हिंदू युवक था जो मेमन सिंह में एक फैक्ट्री में काम करता था। उस पर आरोप लगाया गया ईश निंदा का, लेकिन किसने आरोप लगाया, किस सबूत के आधार पर लगाया, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दीपू से हुई बर्बरता का वीडियो सामने आया है। वीडियो फुटेज रूह कंपा देने वाला है। एक फैक्ट्री का गेट, बाहर उग्र भीड़, नारेबाजी, धमकियां और अंदर डरा हुआ इंसान। पूरा इलाका भीड़ के कंट्रोल में था। वहां कानून, पुलिस या प्रशासन जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। जो पुलिस थी उसने भीड़ का सामना करने के बजाय दीपू को भीड़ के हवाले कर दिया और यही सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। दीपू को पीटा गया, उसे पेड़ से बांधा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। बाद में पुलिस खुद मानती है कि ईश निंदा का कोई सबूत नहीं मिला। सवाल उठता है, जब वो बेगुनाह था तो उसे क्यों मारा गया? जवाब साफ है, क्योंकि बांग्लादेश में अफवाह अब कानून बन चुकी है और भीड़ जज। ये पहली घटना नहीं है। 2024 में उत्सव मंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पुलिस स्टेशन से उसे भीड़ के हवाले कर दिया गया और पैटर्न साफ है, पहले आरोप, फिर उन्माद, फिर हत्या और अंत में सरकारी चुप्पी। खबर है कि ऐसे मामले पहले भी हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वीडियो सामने आ गए। सवाल यह है कि अगर कैमरा नहीं होता तो क्या ये हत्या भी दबा दी जाती? दीपू की हत्या के बाद बांग्लादेश के भीतर और बाहर गुस्से की लहर है। ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हिंदू संगठन और अल्पसंख्यक समूहों ने प्रदर्शन किया, मानव श्रृंखला बनाई और सरकार से सिर्फ एक मांग की, हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन यूनुस सरकार की तरफ से जो बयान आए, उन्होंने जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने का काम किया। विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन कहते हैं कि ऐसी घटनाएं दूसरे दक्षिण एशियाई देशों में भी होती हैं। सवाल उठता है, क्या किसी और देश में हिंसा होने से बांग्लादेश की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? दिल्ली राज्य हज कमेटी की कौसर जहां इसे उग्रवाद का नतीजा बताती है और साफ कहती है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष
सैयद हुसैनी भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी ने असामाजिक तत्वों को खुली छूट दे दी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बांग्लादेश में पुलिस सरेंडर कर चुकी है, आर्मी सिर्फ दिखावटी एक्शन में लगी है और कट्टरपंथी ताकतें सड़कों पर खुला खेल खेल रही हैं। यह हालात सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे बांग्लादेशी समाज के लिए एक खतरे का संकेत बन रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े राजनीतिक और वैचारिक संकट का हिस्सा है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो या फिर खुलना में एनसीपी नेता मोहम्मद शिकदर पर जानलेवा हमला, हर बार ये बताता है कि बांग्लादेश में बंदूक अब राजनीति की भाषा बनती जा रही है। एनसीपी वही पार्टी है जो छात्र आंदोलन से निकली थी और उसी आंदोलन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। आज उसी आंदोलन से जुड़े नेता एक के बाद एक निशाने पर हैं। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा? हादी की हत्या के बाद बिना सबूत भारत पर लगाए गए और कहा गया कि हत्यारा भारत भाग गया, लेकिन बाद में वही अधिकारी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कहां है। तो सवाल ये भी है कि भारत विरोधी नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? पूर्व राजनयिक महेश सचदेव कहते हैं कि तथ्य शेख हसीना की बात का समर्थन करते हैं। शेख हसीना खुद कहती हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी जहर घोल रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे दिखाए जा रहे हैं और भारत के नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक को लेकर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ बयान है या किसी बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है? शेख हसीना सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका कहना है कि यूनुस ने कट्टरपंथियों को कैबिनेट में जगह दी, दोषी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े तत्वों को पब्लिक लाइफ में आने का मौका दिया। हसीना का एक बयान बेहद अहम है कि अराजकता यूनुस के पक्ष में जाती है, क्योंकि अराजकता में चुनाव टलते हैं, विपक्ष कमजोर हो जाता है और सत्ता बिना वोट के चलती है। आवामी लीग चुनाव से बाहर है, बीएनपी कमजोर हो चुकी है और ऐसे में अगर चुनाव होते हैं तो यूनुस के राष्ट्रपति बनने की संभावना बढ़ जाती है। सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश को जानबूझकर जलाने की कोशिश की जा रही है? क्या हिंदुओं के खिलाफ हिंसा सिर्फ प्रशासन की नाकामी है या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब हो रहा है? हसीना चेतावनी देती है कि आवामी लीग के बिना चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, बल्कि ताजपोशी होगी और लाखों लोग वोट नहीं देंगे। हसीना ने यह भी कहा है कि जब बांग्लादेश व्यापार, ट्रांजिट और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत पर निर्भर है, तो फिर भारत को दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है? पूर्व सीनियर डिप्लोमेट महेश सचदेव भी कहते हैं कि हादी की हत्या में भारत के शामिल होने का कोई सबूत नहीं और भारत विरोधी भावना बिना आधार के भड़काई गई। हसीना का कहना है कि जिस अराजकता के नाम पर उनकी सरकार को गिराया गया, वही अराजकता आज कई गुना ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इस अराजकता से फायदा किसे हो रहा है? अराजकता का सीधा फायदा उन्हें मिलता है जो डर के माहौल में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। डर से लोकतंत्र कमजोर होता है और जब लोकतंत्र कमजोर होता है तब भीड़ कानून बन जाती है। आज बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ अपने धर्म की वजह से मारे जा रहे हैं, जलाया जा रहा है और खामोश रहने को मजबूर है। दीपू चंद्र दास सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक चेतावनी है कि अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो कल कोई और दीपू होगा। सवाल सिर्फ बांग्लादेश से नहीं है, सवाल पूरी दुनिया से है कि क्या हम एक ऐसे देश की खामोशी देखते रहेंगे और जहां अल्पसंख्यकों का कत्ल खुलेआम किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आखिर कब तक चलता रहेगा? तो बांग्लादेश में जो स्थिति है वो इस वक्त बेहद नाजुक है